साला। तोहफा। साला ये ब्राउर है, ये गर्म है। व्लादिमीर पुतिन ने हफ्ते की शुरुआत यूक्रेन से आत्मसमर्पण की मांग की। उसने कहा कि अब वह अच्छे से बातचीत करने से थक चुका है। पिछली रात उसे एक ऐसा जवाब मिला जिसमें एक भी शब्द की जरूरत नहीं थी। यह रूस के सैन्य रेडियो स्टेशन पर एक डरावने संकेत के साथ शुरू हुआ, एक गीत जिसे सोवियत संघ के पतन के बाद से प्रसारित नहीं किया गया था, लेकिन यह ऐसा गीत है जिसका मतलब हर रूसी जानता है। और फिर पूरी राजधानी अंधेरे में डूब गई। इस समय मॉस्को के दिल में 6 लाख रूसी पूरी तरह अंधेरे में नए साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। ग्रिड बंद है, शहर ठप हो गया है और युद्ध अब आधिकारिक रूप से घर आ गया है। पुतिन यूक्रेन को ठंड में जमाना चाहते थे। मॉस्को के लिए सर्दी अब आधिकारिक रूप से आ गई है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। कल रूस के लिए दिन की शुरुआत बुरी खबर के साथ हुई, और मेरा मतलब सचमुच वही है। रूसी डूम्सडे रेडियो स्टेशन ने अचानक ये संगीत बजाना शुरू कर दिया। आप इस धुन को सुनिए और मुझे बताइए कि क्या आप इसे पहचानते हैं। अगर आप इसे नहीं पहचान पाए, वो था स्वान लेक, कुख्यात सोवियत गीत जिसे सोवियत संघ में हर बार कोई बुरी खबर आने पर बजाया जाता था। इसे राष्ट्रपतियों की मृत्यु और 1991 के तख्ता पलट प्रयास के समय भी बजाया गया था। फिर कल अचानक कयामत रेडियो पर कहीं से भी यह संगीत बजने लगा। शुरुआत में सभी ने माना कि यह पुतिन की वादा की गई रूसी जवाबी कार्रवाई से जुड़ा है। खैर, हमें जल्दी ही समझ आ गया कि इसका रूस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वह गाना रूस नहीं बजा रहा था। हैकर्स ने स्टेशन हैक कर लिया था। फिर इस हैक के कुछ ही घंटों बाद यूक्रेनी ड्रोन मॉस्को की ओर उड़ने लगे। यह हमला अभी भी जारी है। जैसा कि मैं मंगलवार रात को यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगभग 9 घंटे बाद जब यह शुरू हुआ था। ड्रोन लगातार आ रहे हैं, एक के बाद एक लहरें, पर पहले वाले से शुरू कर नुकसान देखते हैं। पहली ड्रोन लहर की खबरें आने के बाद हमने मॉस्को में एक रूसी सबस्टेशन देखा। बस गया, बूम। किस्मत से हमारे पास इसका वीडियो है, तो देखिए। इससे मॉस्को क्षेत्र में पूरी तरह से बिजली चली गई और वहां के निवासियों ने इसकी सूचना दी। 6 लाख से ज्यादा लोग घंटों तक अंधेरे में डूबे रहे। न बिजली थी, न मोबाइल सिग्नल, और पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए थे। यह समस्या इतनी व्यापक थी कि रूसी मीडिया भी इस नाकामी को छुपा नहीं सका। मॉस्को की ये क्लिप्स और बाकी जगहों की भी देखिए। यह हिस्सा और शहर का यह पूरा हिस्सा बिना बिजली के है। करीब 1 घंटे से मोहल्ले में बिजली नहीं है। वे लोभनिया में बार बार बिजली बंद चालू कर रहे हैं। इसे ठीक कराओ, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। क्या हो रहा है? लगता है हमारा शहर कट गया है। यह तो पागलपन है। मुझे नहीं पता, यहां कोई हादसा हुआ है और यह कोई ड्रोन वगैरह नहीं है। पूरा शहर बिना बिजली के है। जाओ और एक मोमबत्ती खरीद लो। पावर बैंक हमेशा नहीं चलेगा। बहुत अजीब है। उत्तर हिस्से में कोई रोशनी नहीं है। लाइट्स काम कर रही हैं दोनों तरफ, इस तरफ और उस तरफ दोनों बंद हैं। दूसरी तरफ काम नहीं कर रही है। अब कुछ भी काम नहीं कर रहा है। जैसे कि यह काफी बुरा नहीं था। इस ब्लैकआउट के होने से कुछ घंटे पहले ही एक मॉस्को अधिकारी ने निवासियों को यह संदेश भेजा। मॉस्को में सर्दी उज्जवल, मजेदार और दिलचस्प हो, यही कामना है। समय देखिए, ऐसा स्क्रिप्ट भी नहीं कर सकते थे, लेकिन यही हकीकत है। रूसियों को इससे गुजरना पड़ रहा है और उन्हें यह सब उस युद्ध की वजह से करना पड़ रहा है जो पुतिन ने शुरू किया था। लेकिन खबर और भी बुरी हो जाती है। रूसी अधिकारियों के अनुसार कुछ लोग जिनकी बिजली चली गई है, उन्हें शायद 7 जनवरी तक बिजली वापस न मिले। रूसी इंजीनियरों को सबस्टेशन मरम्मत में इतना ही समय लगेगा, यह कहना सुरक्षित है। सैकड़ों हजारों रूसी लोग नए साल का जश्न पूरी तरह अंधेरे में मनाएंगे। अब इस अंधेरे से सिर्फ मॉस्को के लोग ही नहीं जूझ रहे थे। यह भी बताया गया कि कब्जे वाले यूक्रेनी शहर मेडिपोल में भी बिजली गुल है। यह वही यूक्रेनी इलाका है जिसे रूस इस समय नियंत्रित कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद
पुतिन यह दावा कर रहे हैं कि वह इन सभी तथाकथित रूसी भाषी यूक्रेनियों के लिए जीवन बेहतर बनाना चाहते हैं। पुतिन के पास उनके लिए व्यवस्था करने की क्षमता ही नहीं है। लेकिन चलिए दिन के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पहली हमले के तुरंत बाद हमें दूसरी लहर की रिपोर्ट मिली। ये ड्रोन एक बार फिर पूरे रूस में सैन्य और रणनीतिक ठिकानों की ओर जा रहे थे, लेकिन इस बार हमारे पास दक्षिणी रूस और जाहिर है क्रीमिया में भी ड्रोन जा रहे थे। आइए नुकसान देखें। दक्षिणी तुआब से शहर की एक बड़ी रिफाइनरी को निशाना बनाया गया और सौभाग्य से वहां से फुटेज भी है। पहले वाले को देखिए। यह तुआब बंदरगाह शहर में तुआबसी ऑयल रिफाइनरी थी। यूक्रेन ने इस रिफाइनरी पर कई बार हमला किया है, इसलिए आप इसका नाम जानते होंगे। स्थानीय लोग इस हमले से नाखुश थे। जैसा कि आपने वीडियो की शुरुआत में देखा, वह घटना कल रात इसी शहर में हुई। लगता है यूक्रेनी बलों ने यहाँ एक तेल डिपो पर भी हमला किया और हम जल्द ही रूस में फैल रही तेल की कमी के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले इस अगले क्लिप को देखें। ये चीजें वहां भी आईं और यहाँ भी। वे इसे चूक गए। फिर हमें एक और रिपोर्ट मिली कि ड्रोन की एक और लहर रूस की ओर बढ़ रही है। यह सिर्फ 8-9 घंटों में तीसरी लहर बना, तो रूसियों के लिए यह रात वाकई घटनापूर्ण रही। पहली बार इस बार वास्तव में नुकसान की रिपोर्ट की गई थी। कब्जे वाले लुहानस्क क्षेत्र में रिपोर्ट किया गया कि यूक्रेन रोस्निक्स शहर में एक तेल डिपो पर हमला करने में सक्षम रहा। यह उस हमले की क्लिप है। उन्होंने अब बेस अपने कब्जे में ले लिया। कल हमें क्रीमिया में पिछले कुछ दिनों में हुए कई हमलों की पुष्टि भी मिली। दुर्भाग्य से हमारे पास हमलों की फुटेज नहीं है, हम केवल रिपोर्ट पढ़ेंगे। पिछले कुछ दिनों में कब्जे वाले क्रीमिया में कई हमलों ने अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया। 26 दिसंबर को एक ड्रोन हमले ने 4,50,000 लीटर नष्ट कर दिए। 28 दिसंबर को ड्रोन हमलों ने ईंधन टैंकों, सीमा रक्षक सुविधा और रडार ढांचे को निशाना बनाया। अब यूक्रेन जिन तेल डिपो पर हमला कर रहा है, उसकी मात्रा वास्तव में आम रूसियों के रोजमर्रा के जीवन पर बहुत बड़ा असर डाल रही है। हम इसे टिकटॉक इंटरव्यूज में देख रहे हैं, जो आप सब जगह देख रहे होंगे, जहां कोई अजनबी आदमी सड़क पर किसी से जाकर बस ऐसे ही सवाल पूछना शुरू कर देता है। अब अच्छी बात यह है कि टिकटॉक एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसे रूस में बैन नहीं किया गया है, क्योंकि ये एक चीनी ऐप है और इसका मतलब है कि हम रूस से आ रहे बहुत सारे टिकटॉक देख सकते हैं। और जैसे यहाँ के टीनेजर्स करते हैं, वैसे ही रूस के लोग भी वही कर रहे हैं। बस हर जगह इंटरव्यू कर रहे हैं और इन इंटरव्यूज में हम देखते हैं कि रूसी लोग भी वही सारी चीज़ों की शिकायत कर रहे हैं। युद्ध, अर्थव्यवस्था और जाहिर है चीज़ों की कमी। इसे जरा सुनिए। हम खुश हैं। हमें रूस में रहकर अच्छा लगता है। हम बिल्कुल भी किसी और देश में रहना नहीं चाहेंगे। हमें यहाँ सब कुछ पसंद है। हम खुश हैं। हमें गर्व है। बस एक ही चीज है जो हमें चिंता देती है, और वो है हमारे बच्चे और युद्ध। हमारे बेटे वहाँ हैं, बस यही बात है। हम चाहते हैं सब जल्दी खत्म हो। हमें लड़कों की चिंता है। हमारा एक बेटा है और हम कई सालों से गैस की समस्या झेल रहे हैं। बस यही एक और समस्या है। सीवर सिस्टम और गैस में समस्याएं हैं। बस यही एक चीज है जो हमें परेशान करती है। मैं पुतिन की डायरेक्ट लाइन पर कॉल करना चाहता हूं, पर मुझे कारण का यकीन नहीं। बाकी सब ठीक है, भगवान का शुक्र है। गैस जुड़ गई है, पर सीवर में समस्याएं बरकरार हैं। सड़क पर चलते समय लोग कचरा फेंक देते हैं, जिससे बदबू आती है। हाँ, यही कमी है। काश ये हल हो जाती। हम उनसे सवाल पूछना चाहते थे, पर अब नहीं पता। आज के लिए मेरे पास आप लोगों के लिए बस इतना ही है, और मुझे नहीं पता कि मैं इस साल एक और वीडियो कर पाऊंगा या नहीं। तो सभी देखने वालों को नया साल मुबारक हो, और मैं आप लोगों से अगले साल मिलूंगा। ऐसी वीडियो बनाने की एक समस्या, जहां हम बहुत सारे ड्रोन हमले दिखाते हैं, भले ही कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल नहीं हो रहे हों, यूट्यूब अक्सर हमारी वीडियो डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। असल में पिछले हफ्ते YouTube के अनुसार हमारी 4 वीडियो डिमोनेटाइज हो गई थी। ड्रोन स्ट्राइक दिखाना या यहाँ तक कि फ्रंट लाइन से फुटेज दिखाना विज्ञापन दाताओं के लिए अनुकूल नहीं है, और इसी वजह से वीडियो पर प्रतिबंध लगाया जाता है। लेकिन यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है, और यही युद्ध यूक्रेनियन लड़ रहे हैं और उसमें जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि इन सब चीजों को कवर करना जरूरी है, और इसी वजह से हमने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बेसिक्स इनसाइडर लॉन्च किया।
हमने इसे शुरू से बनाया ताकि कोई पाबंदी ना हो। हमें हमें अपने ड्रोन स्ट्राइक को ब्लर नहीं करना पड़ता, हमें फ्रंटलाइन की फुटेज को ब्लर नहीं करना पड़ता और हमें रूसी एयरबेस के तबाह होने को भी ब्लर नहीं करना पड़ता। इसके अलावा हम वास्तव में साइट पर कोई विज्ञापन नहीं चलाते। इस तरह हमें सिर्फ विज्ञापनदाताओं की नाखुशी के कारण खुद को सेंसर नहीं करना पड़ता। हम साइट को आपके समर्थन से फंड करते हैं, न कि विज्ञापनों से। तो अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं और हमारी वीडियो बिना सेंसर के देखना चाहते हैं और वह बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जिसे हम यहाँ YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते, तो जरूर basicsinsider.com पर हमारे साथ जुड़ें। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने के बाद आप वह सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले ही अपलोड किया है और वे सभी वीडियो भी देख सकते हैं जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। आप हमारे कवरेज और चैनल को सपोर्ट करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। मेरा नाम सैम है। अगले वीडियो में मिलूंगा।